नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कल हमने चर्चा की थी तर्कशास्त्र के परिचय, उसका अर्थ या प्रतिज्ञप्ति पे हमने चर्चा की थी। तो आज हम उस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करेंगे युक्ति आकार, आकृति का निर्धारण और आपके युक्ति में प्रयुक्त होने वाले पद या उनके युक्ति के जो विभिन्न तर्क वाक्य, निष्कर्ष और उसके अतिरिक्त आगमन, निगमन, तर्क और सत्यता तथा वैधता और इनके अंतर्गत आने वाले बहुत से इम्पोर्टेंट फंक्शंस। जैसे कि हम अरिस्टोटल का विरोध वर्ग है, उन पर चर्चा करेंगे। जो 4 वाक्य कल मैंने आपको बताया था वो किस तरह से बनते हैं और फिर किस तरह से उनका आपस का संबंध है, वो उन पे हम चर्चा करेंगे। और फिर अरिस्टोटल के विरोध वर्ग में क्या क्या समस्याएं हैं। उसके बाद जो बूलियन, जो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन है, बूलियन का विरोध वर्ग है, वो किस तरह से अरिस्टोटल के विरोध वर्ग से डिफरेंट है और बूलियन ने किस प्रकार अरिस्टोटल के विरोध वर्ग को क्रिटिसाइज किया है, किन विषयों को लेकर क्रिटिसाइज किया है, एग्जिस्टेंशियल फैलेसी क्या है, उन सब पे हम चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ हम इन सब का आपसी रिलेशन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो ये करते हैं हम। एक पिक्चर हमारे सामने है जिसमें हम समझने का प्रयास करते हैं कि युक्ति होती क्या है, निगमनात्मक युक्ति किस प्रकार से बनती है। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि 4 प्रकार के प्रतिज्ञप्तियाँ होती हैं। जब भी वो युक्तियों के अंतर्गत आती है 2 तर्क वाक्यों के रूप में चिन्हित की जाती हैं, या प्रतिज्ञप्ति भी उनको कहा जा सकता है। तो सर्वव्यापी, विध्यात्मक यानी यूनिवर्सल अफर्मेटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव एंड पर्टिकुलर अफर्मेटिव एंड पर्टिकुलर नेगेटिव। तो हमारे सामने ये युक्ति है। सभी मजदूर गरीब होते हैं, कुछ गरीब अशिक्षित रह जाते हैं, अतः कुछ मजदूर अशिक्षित रह जाते हैं। तो ये युक्ति जिसमें प्रथम वाक्य ए प्रकार का यानी कि सार्वभौमिक यानी कि सर्वव्यापी विध्यात्मक है, दूसरा वाक्य ये है आई प्रकार का यानी कि अंशव्यापी विध्यात्मक, और तीसरा वाक्य जो है वो भी आई प्रकार का है, अंशव्यापी विध्यात्मक है। पहले वाक्य को, पहले तर्क वाक्य को हम जो होता है, ये निगमनात्मक युक्ति का नियम है कि निगमनात्मक युक्ति में जो निष्कर्ष होता है, जो अंतिम जो इसमें वाक्य है, तर्क वाक्य जो निकल कर आया वो निष्कर्ष होता है। निष्कर्ष निगमित होता है 2 आधार वाक्यों के माध्यम से, और उसकी तकनीक होती है। तो जो पहला आधार वाक्य है, सभी मजदूर गरीब होते हैं, इसको हम बोलते हैं मेजर प्रीमाइस, पहला आधार वाक्य। दूसरा उसका हम बोलते हैं माइनर प्रीमाइस, अमुख्य आधार वाक्य। मुख्य आधार वाक्य, अमुख्य आधार वाक्य, और इनके माध्यम से जो तीसरा निष्कर्ष निकल के आता है उसे हम बोलते हैं कंक्लूजन यानी निष्कर्ष। तो 3 चीज़ें हैं। एक तो पहली कि जो निगमनात्मक युक्ति होती है उसमें केवल 3 ही वाक्य होते हैं। इमीडिएट इन्फ्रेंस होता है इसमें, इमीडिएट इन्फ्रेंस होता है इसमें 2 आधार वाक्यों से तीसरा निष्कर्ष निगमित किया जाता है। और इसका सबसे बड़ा जो माध्यम बनता है वो बनते हैं इसके पद। निगमनात्मक युक्ति में केवल 3 पद होते हैं, 3 आधार वाक्य और केवल 3 ही पद होते हैं। और प्रत्येक पद, दूसरी जो मैंने लाइनिंग ली हुई है, इस लाइनिंग के ठीक नीचे देखिए, प्रत्येक युक्ति में 3 ही तर्क वाक्य होते हैं। मुख्य और अमुख्य आधार वाक्य के माध्यम से निष्कर्ष का निगमन होता है। प्रत्येक युक्ति में केवल 3 ही पद होते हैं तथा प्रत्येक पद पूरी युक्ति में 2 ही बार उपयोग होता है। एक पद केवल 2 बार पूरी युक्ति में उपयोग होता है, 2 से ज़्यादा बार उपयोग नहीं होना चाहिए। अब एक चीज़ यहाँ पे समझने की है कि जो 2 से ज़्यादा बार अगर कोई पद उपयोग हो जाता है तो वो युक्ति अपने आप ही अवैध हो जाती है। हमें कहीं ना कहीं अब ये 2 से ज़्यादा जो उपयोग होने वाला जो पद है, जरूरी नहीं आपको विजिबल ही उपयोग होगा, यहाँ पे लिखा ही मिलेगा। कई बार एक ही पद 2 सेंस में
दो डिफरेंट सेंस में किसी युक्ति में प्रयुक्त कर दिए जाते हैं और वो चतुष्पद दोष बोलते हैं उसको। तो चतुष्पद दोष उसमें आ जाता है, बट वो हमें दिखता नहीं है। उसके लिए उन दोनों की डिफरेंट सेंस पकड़नी पड़ती है। मैंने अभी पिछले दिनों एक लेक्चर दिया था ऑनलाइन, तो उसमें किरगार्ड जो एक किरगार्ड शायद मैंने उदाहरण लिया था। किरगार्ड का जो एक है, उन्होंने एक वो युक्ति दी है इस तरह की, जिसमें चतुष्पद दोष स्पष्ट दिखाई देता है। वो युक्ति देते हैं कि मनुष्य का जगत, मनुष्य का जीवन निराशा से भरा हुआ है। ठीक, मनुष्य का जीवन निराशा से भरा हुआ है। ईश्वर ने मनुष्य को निर्मित किया है, अतः मनुष्य की निराशा ईश्वर के माध्यम से ही समाप्त हो सकती है। अब मनुष्य का जीवन निराशा से भरा है, ईश्वर ने मनुष्य को बनाया है, क्रिएट किया है, प्रोड्यूस किया है, जगत की सृष्टि की रचना की है, मनुष्य की रचना की है। तो ईश्वर ने ही मनुष्य की निराशा की भी रचना की है। समझे आप? ईश्वर ने भी मनुष्य की निराशा की ही रचना की है। ये बात वो एक्सेप्ट नहीं करते। किरगार्ड इस बात को नहीं मानते कि मनुष्य ने ईश्वर की निराशा की रचना की है। वो सिर्फ ये कहते हैं कि मनुष्य ने ईश्वर की रचना की है। और फिर तीसरी युक्ति में वो बात कह देते हैं कि ईश्वर ही मनुष्य को निराशा से या मुक्ति दे सकता है। इसका मतलब ईश्वर का अधिकार निराशा पे नहीं है, लेकिन निराशा से मुक्ति दे सकता है। यानी मनुष्य को इस निराशा से मुक्ति ईश्वर को दे सकता है। यहाँ पे ईश्वर के दो रोल आ जाते हैं। एक ईश्वर का रोल कि ईश्वर ने मनुष्य की रचना की है, दूसरा रोल कि निराशा जो है वो ईश्वर ने नहीं बनाई, यानी कि निराशा का जो जनक है वो मनुष्य स्वयं है। निराशा इसलिए है कि मनुष्य अपने कर्मों से निराशा प्राप्त करता है, पाप का भागी है। ठीक है, तो उसमें अगर वो जन्म है, क्योंकि अगर ये नहीं मानेंगे तो फ्रीडम ऑफ विल जो है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। निराशा उसी का परिणाम है। तो ईश्वर ही मनुष्य को उस दुख से मुक्ति दे सकता है। तो ईश्वर के यहाँ पे दो भिन्न भिन्न रूप प्रदर्शित कर गए। ये पद डबल अर्थ में यूज हुआ है। ऐसी ही इससे बेटर एक आर्ग्यूमेंट जो संगमलाल पांडे की पुस्तक में दिया गया है कि जो उन्होंने ट्रांसलेट किया इरविंग एंड कॉपी से, वो इरविंग एंड कॉपी का एग्जाम्पल ट्रांसलेट किया। एक्चुअली चीन जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि चीन जब जापान पे हमला कर रहा था, या उस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बिगिनिंग से ठीक पहले जापान जब चीन पे हमला कर रहा था, तो जापान कह रहा था कि दुनिया में जितने भी प्रयास हो रहे हैं वो सब शांति स्थापित करने वाले प्रयास हैं। ठीक, दुनिया में जितने प्रयास हो रहे हैं वो सब शांति स्थापना के प्रयास है। जापान के द्वारा भी किए जाने, इसलिए पूरी समस्त जगत में जो प्रयास हो रहे हैं, समस्त देश जो प्रयास कर रहे हैं वो शांति स्थापित करने के लिए प्रयास है। जापान भी जगत का मतलब विश्व का हिस्सा है, तो वो भी शांति स्थापित करने के लिए प्रयास कर रहा है। अतः जो कुछ चीन में कर रहा है जापान, वो शांति स्थापना के लिए कर रहा है। अब यहाँ पे जापान का जो अपने, ये आर्गुमेंट अक्सर सिंथेटिक करके विभिन्न देशों के द्वारा दिया जाता है अपने आप को बचाने के लिए, कि जापान जो है दो सेंस में यूज कर रहा है अपने आप को, शांति स्थापना को। ठीक, शांति स्थापना के लिए युद्ध नहीं होना चाहिए, और वो युद्ध को शांति स्थापना के लिए यहाँ पे जारी कर रहा है। तो विश्व शांति की जो स्थापना है उसको अलग अलग सेंस में यूज किया जा रहा है। मतलब एक ही तर्क को, एक ही पद को दो डिफरेंट सेंस में यूज किया जा रहा है। जब हम कहते हैं कि शांति स्थापना के लिए प्रयास, तो निश्चित रूप से हम युद्ध को टालने की या युद्ध को समाप्त करने की बात कर रहे हैं प्रथम आधार वाक्य में। लेकिन वहीं पर अपने निष्कर्ष में या अपने दूसरे आधार वाक्य में जापान खुद को बड़ी चालाकी से इंक्लूड कर देता है कि हम जो प्रयास कर रहे हैं वो शांति स्थापना के लिए कर रहे हैं। जापान भी शांति स्थापना के लिए कर रहा है। अब वो युद्ध को उस श्रेणी में ले आया शांति स्थापना के लिए, और युद्ध कई बार शांति स्थापना के लिए आवश्यक होता है, लेकिन ये दो अर्थ निकल रहे हैं यहाँ पर। तो इस तरह से सेंस को समझ के हमें चतुष्पद दोष को समझना पड़ता। मैं बहुत ज़्यादा लगा बात को। ये एक्चुअली 6 तर्क दोष हैं जिनके माध्यम से जो इसके औपचारिक तर्क दोष हैं उनकी चर्चा भी मैं अलग से करूँगा। सो फिलहाल इस पर वापस आते हैं। तो सभी मजदूर, इसमें देखिए जो 3 पद हैं, ठीक है, मुख्य पद, अमुख्य पद, मध्यम पद, इनको आप पहचानिए। मुख्य पद वो होता है जो कि मुख्य आधार वाक्य और निष्कर्ष में आता है। अमुख्य पद वो होता है जो कि अमुख्य आधार वाक्य और निष्कर्ष में आता है। और मध्यम पद वो होता है जो कि निष्कर्ष में कतई भी नहीं आता है, केवल और केवल 2 आधार वाक्यों में आता है। थोड़ा पहचानिए।
दोनों ऊपर युक्ति मैंने दी गई, तीनों युक्तियों जो मैंने राउंड किया हुआ है, तो जो ऑरेंज कलर का राउंड है वो अमुख्य पद है, जो कि दूसरे आधार वाक्य में यानी मुख्य आधार वाक्य में और निष्कर्ष में आया हुआ है। जो रेड कलर से मैंने राउंड किया है गरीब, ठीक है, अशिक्षित अमुख्य पद हो गया, गरीब जो कि दोनों मुख्य आधार वाक्यों में आया है, 2 ही बार हो रहा है एक पद यूज, पर मुख्य आधार वाक्य में आ गया और अमुख्य आधार वाक्य में आ गया। तो जब ये गरीब जो है ये दोनों आधार वाक्य में आए तो ये इस पूरी की पूरी युक्ति का मध्यम पद है। और मध्यम पद बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी युक्ति में, क्योंकि यही पद होता है जो कहीं ना कहीं जो निष्कर्ष है उसके लिए बहुत सहयोगी स्थापना प्रदर्शित करता है और व्याप्ति के लिए इसकी उपयोगिता बहुत अधिक है। तीसरा जो पद है वो है मजदूर, जो कि मुख्य आधार वाक्य में और निष्कर्ष में आया हुआ है। तो ये पद जो है ये मुख्य पद है। नीचे मैंने बताया मुख्य पद, अमुख्य पद, मध्यम पद, ये तीनों पद होते हैं किसी भी निगमनात्मक युक्ति में। तो ये निगमनात्मक युक्ति के सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आने वाले समय में बहुत काम आएंगे लॉजिक में आपके। युक्ति की आकृति, संरचना और जैसे जैसे जिस प्रकार का वाक्य हो उसी क्रम में रखना, मतलब जिस युक्ति की आकृति का निर्धारण हम कैसे करते हैं, यानी इसकी संरचना क्या है युक्ति की। तो हम जो युक्ति के जो ऊपर 3 वाक्य दिए होते हैं उन वाक्य का स्वरूप समझें क्या है, वाक्य किस प्रकृति के हैं, परिमाण के आधार पर और उसके आधार पर, गुण के आधार पर, जो मैंने कल समझाया था। तो प्रथम वाक्य क्या है, समूही मजदूर गरीब होते हैं, तो ये ए वाक्य हो गया। इसी के ठीक नीचे जो मैंने लाइन के नीचे लिख रखा है युक्ति की आकृति संरचना जो मैंने बता रखा, उसमें देखिए मैंने लास्ट सामने लिखा कि ए आई आई, जो आपको ऑल जैसा लग रहा है, ये ए आई आई है। पहली युक्ति क्या है, ए आकार की युक्ति है, सभी मजदूर गरीब होते हैं। दूसरी युक्ति क्या है, आई आकार की युक्ति, कुछ गरीब अशिक्षित रह जाते हैं। तीसरी युक्ति क्या है, तो कुछ मजदूर अशिक्षित रह जाते हैं, वो भी आई आकार का है। तो इस युक्ति की जो संरचना है वो ए आई आई हो गई। अब संरचना जो युक्ति की हमें मिल जाती है तो उसके साथ हमें युक्ति का जो आकार जो होता है, युक्ति का जो फिगर होता है वो डिसाइड करना पड़ता है। युक्ति का जो आकृति जो होती है वो डिसाइड करनी पड़ती है। उससे पूरा का पूरा फिगर हमारे पास आता है युक्ति का, और उस फिगर से निर्धारित होता है कि कौन सी युक्ति वैध है, कौन सी अवैध है। तो युक्ति आकार जैसे इसमें मध्यम पद से निर्धारण होता है। युक्ति का हम पूरी युक्ति का जो फॉर्म ऑफ सिलोजिज्म कहें या इसे हम फिगर ऑफ सिलोजिज्म कहें, तो फिगर हम कैसे पता करते हैं, तो वो पता करते हैं मध्यम पद से। ऊपर देखिए मध्यम पद यदि किसी आधार वाक्य का उद्देश्य और मतलब किसी युक्ति में मध्यम पद अगर पहले आधार वाक्य में उद्देश्य और दूसरे आधार वाक्य में यदि विधेय है तो युक्ति का जो फिगर होगा, आकार होगा, वो प्रथम प्रकार का होगा। और आगे देखिए जो आगे देखिए जो सॉरी फोन आ गए थे, जो अगर दोनों ही आधार वाक्यों में जो मध्यम पद है, दोनों आधार वाक्यों का अगर विधेय होगा तो वह आकार 2 नंबर होगा। यदि दोनों ही आधार वाक्यों में जो मध्यम पद है वो उद्देश्य होगा तो फिगर जो होगा वो युक्ति का वो 3 नंबर होगा। और दोनों ही आधार वाक्यों में अगर पहले आधार वाक्य में मध्यम पद जो मध्यम पद है वो विधेय होगा, दूसरे आधार वाक्य में वही मध्यम पद उद्देश्य होगा, तो वो चौथे नंबर का फिगर होगा, चौथे नंबर का आकार होगा उसका युक्ति का। तो इस प्रकार युक्ति के 4 आकार हो जाते हैं, 1 2 3 4। अब वो पहले युक्ति की संरचना हम देखते हैं क्या है। तो इस प्रकार जो इस युक्ति का संपूर्ण जो आकार जो बनता है वो बनता है कि पहले हमने ए आई आई संरचना बनाई, उसके बाद डैश 4, यानी ऊपर देखिए मध्यम पद क्या है, गरीब। गरीब पहले आधार वाक्य में क्या है, विधेय है, पद है। मैंने कल उद्देश्य विधेय समझाया था, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। प्रेडिकेट पद है वो, ठीक है, उद्देश्य विधेय पद है। और उसके बाद जो दूसरा वाक्य है उसमें ये उद्देश्य पद है, ठीक है। तो पहले में विधेय और दूसरे में उद्देश्य अगर हो जाए तो 4 नंबर आकृति होती है। तो इस व्यक्ति का पूरी आकृति बन गई, वो बन गई AII4। ये आकृति के बाद हम इसका इस प्रकार जब हम टोटल आकृतियां बनाते हैं तो करीबन क्या पूरी 256 युक्तियां बनती हैं, जिनमें से केवल 19 युक्तियां वैध मानी जाती हैं, बाकी सब युक्तियां अवैध मानी जाती हैं। तो 256 युक्तियों में 19 युक्तियां वैध कौन सी हैं वो इसी रूप में हमें प्राप्त होती हैं। तो
आगे आते हैं। तो ये है पूरा का पूरा युक्ति का ढांचा, ठीक, जो मैं आपको समझाना चाहता था, जिसके लिए चार्ट में लेके आया हूँ। थोड़ा लंबा आज का लेक्चर चलेगा, बाकी और भी बहुत सी चीज़ें आज करवानी है मुझे। तो अब हम आते हैं निगमनात्मक अनुमान और आगमनात्मक अनुमान पर। निगमनात्मक अनुमान और आगमनात्मक अनुमान क्या होते हैं? निगमन अनुमान वो होता है जो कि कहीं ना कहीं किसी पूर्व में स्थापित किसी सत्य से या असत्य से, जो पूर्व में पूरी तरह से निश्चित रूप से स्थापित है, उससे कुछ निकल के आए। निगमन का मतलब होता है निकालना। कई बार जो आपको समस्या हो जाती है कि निगमन और आगमन में कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन सा निगमन है कौन सा आगमन है, हालांकि पता होता है कि कौन सा इसकी व्याख्या क्या है, लेकिन निगमन आगमन में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसके लिए याद रखो, निगमन को इंग्लिश में बोलते हैं डिडक्शन, आगमन को इंग्लिश में बोलते हैं इंडक्शन। तो इंडक्शन में भी वावल यूज होता है पहला अक्षर आई, और आगमन में भी पहला अक्षर वावल ही यूज होता है ए। तो ये जो दोनों हैं वावल वावल वाले, इंडक्शन, आगमन, डिडक्शन, निगमन, ठीक है। डिडक्ट करने का मतलब कुछ घटाना, कुछ प्राप्त करना, और घटाना किससे होगा? निगमन मतलब निकालना, और निकालना बड़ी जगह से तब निकाल, मतलब कमरे से बड़ी जगह से ही कोई छोटी चीज निकाली जा सकती है, आप छोटे से बड़ा नहीं निकाल सकते। निगमन मतलब बड़े से छोटा निकालना, और बड़े से छोटा निकालना का मतलब सर्वव्यापी से अंशव्यापी निकालना, सार्वभौमिक से विशिष्ट निकालना, ठीक है। और इसका ठीक जस्ट जो अपोजिट है वो आगमन हो जाएगा। डिडक्शन मतलब निगमित करना, कुछ निकालना, निकालना मतलब बड़े से छोटा निकालना, मतलब सार्वभौमिक से जब हम विशिष्ट पे जाते हैं तो उसे हम निगमन कहते हैं, या सार्वभौमिक से जब हम सार्वभौमिक पे जाते हैं तो भी उसे निगमन कहते हैं। लेकिन पहला जो होगा प्रीमाइज वो सार्वभौमिक ही होगा। जैसे हमारे ऊपर युक्ति दे रखी है, ये एक निगमनात्मक युक्ति है, इसमें पहला जो वाक्य है ये आगमनात्मक युक्ति नहीं है। पहला जो वाक्य है उसमें वो हमारा सार्वभौमिक है, और उससे हम कुछ यानी कम जो है विशिष्ट का हम निगमन कर रहे हैं निष्कर्ष में। तो पूरी की पूरी युक्ति निगमनात्मक युक्ति है। तो निगमनात् का मतलब बड़े से छोटा निकालना, समष्टि से व्यष्टि पर जाना, ठीक। आगमन इसका ठीक उल्टा होता है। आगमन उल्टा कैसे होता है कि आगमन में जो प्रथम वाक्य होता है, जो प्रथम चीज होती है, वो आगमन में वो विशिष्ट होती है, वो सार्वभौमिक सत्य नहीं होता है, वो विशिष्ट सत्य होता है। और विशिष्ट सत्य से हम किसी दूसरे विशिष्ट सत्य पे, पूरी के पूरे सार्वभौमिक विशिष्ट सत्य पे पहुंचने का प्रयास करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने अगर ये कहें कि हमने सुकरात को मरणशील देखा, हमने राहुल को मरणशील देखा, हमने गीता को मरणशील देखा, हमने सीता को मरणशील देखा, हमने बहुत लोगों को मरणशील देखा, हमने एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो मरणशील न हो, फिर भी हम ये निष्कर्ष अगर निकालते हैं कि अतः सभी मनुष्य मरणशील हैं, ये निष्कर्ष निकालना दोष से परे नहीं है। आगमन अनुभव पर निर्भर करता है। आगमन हमारे जो अनुभव में जो चीजें देखते हैं, एक एक दे दो दो पांच पांच कुछ कुछ, उनसे हम सार्वभौमिक या कुछ की स्थापना करते हैं। तो आगमन की ये एक त्रुटि है कि आगमन में दोष हमेशा रहेगा, इसे आगमन की समस्या बोला जाता है। आगमन की प्रकृति ही ऐसी है कि आगमन में दोष हमेशा रहेगा, आगमन दोष से मुक्त हो ही नहीं सकता। निगमन में कभी दोष आएगा नहीं, क्योंकि उसमें पहली युक्ति ही प्रमाणित होती है, उससे जब हम छोटा प्राप्त करते हैं तो उसमें दोष आता नहीं है। जो बूलियन, जिसका मैं आगे आज आपको पढ़ाऊंगा, बूलियन जो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन आया, उसमें निगमनात्मक युक्तियों में किस तरह से दोष, एग्जिस्टेंशियल फैलिसी, अस्तित्व पर दोष दिखाया गया, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो फिलहाल निगमन और आगमन को थोड़ा समझ लेते हैं। निगमनात्मक अनुमान आकारिक सत्यता होती है। आकारिक सत्यता क्यों होती है? क्योंकि इसको निगमनात्मक अनुमान में जब हम जो पहला जो प्रीमाइस लेते हैं, वो कतई भी हमारे पास इसका प्रमाण नहीं होता, एक्सपेरिमेंट्स नहीं होता, अनुभव नहीं होता कि ये पूर्णतः सत्य है। इसका हम एक आकारिक अनुमान लगाते हैं कि हाँ ये सत्य है, और जब हम आकारिक अनुमान लगाते हैं सत्य है, तब ये आगे बात बनती है। तो इस प्रकार निगमन के साथ दूसरा जो निगमन की विशेषता है वो है आधार वाक्य निष्कर्ष से अधिक व्यापक होता है। निगमनात्मक अनुमान में जो आधार वाक्य जो होते हैं वो निष्कर्ष से अधिक व्यापक होते हैं। अधिक व्यापक जैसे मैंने आपको बताया, बड़े से छोटा निकालना। आधार वाक्य बड़े होते हैं, व्रत होते हैं, उनसे हम छोटी चीज़ निकालते हैं, तो वो व्यापक ज़्यादा है। जैसे सभी मजदूर गरीब हैं, हमने सभी मजदूरों को गरीब डिक्लेयर कर दिया है, उससे हम कुछ मजदूरों के बारे में कुछ अनुमान लगा रहे हैं, सभी के बारे में नहीं लगा ले। तो जो निष्कर्ष जो होगा जो वो या तो आधार वाक्य के समान होगा,
या आधार वाक्य समान व्यापक होगा या फिर आधार वाक्य से कम व्यापक होगा निष्कर्ष। आधार वाक्य से अधिक व्यापक निष्कर्ष कतई भी नहीं हो सकता निगमनात्मक अनुमान में। आगमनात्मक अनुमान में ठीक इसका उल्टा है, विषय की सत्यता। आगमनात्मक अनुमान में आकारिक सत्यता नहीं देखी जाती। जैसे कि ऊपर लिखा मैंने, आकारिक सत्यता एक विशेषता है डिडक्टिव लॉजिक की। तो जो आकारिक सत्य है, फॉर्मल ट्रुथ है जो इसका, वो जैसे मैथमेटिक्स है, निगमनात्मक एक तरह का गणित होता है, ये निगमनात्मक प्रकृति होती है इसके। बिकॉज ऐसी विषय जो है रियल में हमारे पास एक्सपेरिमेंटल रूप में उपलब्ध नहीं है, वो सिर्फ आकार मात्र है हमारी बुद्धि में, तो उसमें आकारिक सत्यता होती है। देकार्ते में ये चीज़ आपने समझी होगी। तो उस आकारिक सत्यता के दम पर वो हम आगे निष्कर्ष निकालते हैं। लेकिन आगमनात्मक अनुमान जैसे हमारे सोशल साइंस के अनुमान हैं, फिलोसफी के अनुमान हैं, उनमें हम विषय की सत्यता देखते हैं। हमारी नेचुरल साइंस जो है वो भी यही है। अब नेचुरल साइंस भी टोटल आगमन पर ही निर्भर करती है। तो आगमनात्मक अनुमान में हम विषय की सत्यता देखते हैं, यानी कि अस्तित्व परक सत्यता देखते हैं। जिस चीज़ का अस्तित्व है उसके आधार पर हम अनुमान करते हैं। आकार मात्र नहीं होता, हम उसके अस्तित्व की बात करते हैं। क्यों? इसीलिए जो अस्तित्व से परे की चीज़ें उनका आगमनात्मक अनुमान नहीं किया जा सकता, संभव नहीं है, क्योंकि उनमें दोष आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम अस्तित्व का, ईश्वर का, आत्मा का अनुमान करने का प्रयास करते हैं आगमनात्मक स्तर पर, इसीलिए भिन्न भिन्न धर्म, भिन्न भिन्न मत, भिन्न भिन्न पंथ बनते चले जाते हैं। बिकॉज वो सार्वभौमिकता नहीं आ पाती, कहीं ना कहीं वो अनुभव पर निर्भर करता है, कुछ लोगों के अनुभव पर निर्भर एक चीज कर जाती है, सबका अनुभव वो नहीं हो सकता। दूसरी विशेषता आगमनात्मक अनुमान के निष्कर्ष आधार वाक्यों से अधिक व्यापक होता है। तो जो निष्कर्ष निकलता है आगमनात्मक अनुमानों से, वो आधार वाक्यों से अधिक व्यापक ऑब्वियसली होगा। हम 1, 2, 5, 10 या कुछ लोगों के दम पर कुछ दूसरे लोगों को, कुछ दूसरे लोगों को या कुछ उनसे सभी लोगों को हम कुछ सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि मैंने इसको सुकरात मरणशील है, ये मरणशील है, बहुत से लोग मरणशील है, अतः सभी लोग मरणशील। तो सभी पे जब हम पहुंचते हैं कुछ से, तो हम उसे व्यापकता दे रहे हैं निष्कर्ष को। ठीक, तो हमने मिल ने आगमनात्मक की 5 विधियां बताई है आगमनात्मक अनुमान की। एक फिलोसोफर हुआ है, तर्कशास्त्री हुआ है जेएस मिल, उसने ये 5 बताएं। तो उसमें वो एक एक्सपेरिमेंट करता है कुछ बच्चों के ऊपर खराब खाने का। जैसे एक्सपेरिमेंट करता क्या है कि वो एक्सपेरिमेंट की चर्चा करता है। तो वो देखता है कि ये खाना इस तरह का, इस प्रकृति का दिया गया, तो उससे इतने बच्चे बीमार हुए, इतने बच्चे बीमार नहीं हुए। अतः उससे वो अनुमान लगाता है कि खराब एक अनुमान लगाया जा सकता है, खराब खाना खाने से व्यक्ति बीमार हो जाता है। वो एक डेमोन्स्ट्रेशन होता है। तो हम क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल 100 बच्चे, 200 बच्चे, 500 बच्चे बीमार हुए, हम उन्हें दवाई दिलाने के लेके सबको मलेरिया हुआ। ठीक है, तो हम फॉर एग्जाम्पल कोरोना को ही ले लो जो इस समय चल रहा है। हम उन्हें कोरोना हुआ, हम समय दवाई दिलाने लेके गए और कोई एक पर्टिकुलर दवाई दी गई, जो पर्टिकुलर दवाई दी गई तो या तो उससे सबके सब ठीक हो जाएंगे या उसमें से कुछ ठीक हो जाएंगे। अगर ठीक होने की मात्रा ज़्यादा होगी तो वो दवाई बाकायदा अप्लीकेबल हो जाएगी, या आगमनात्मक अनुमान के अनुसार होगी। जरूरी नहीं है सब ठीक हो जाएंगे, कतई जरूरी नहीं है सब ठीक हो जाएंगे, और हो सकता है सब ठीक हो भी जाएं, तो भी ये हम अपने एक्सपेरिमेंट से, अनुभव से पता लगाएंगे, उसी से बताएंगे कि हाँ भाई ये अनुमान यहाँ पे आगमनात्मक अनुमान लागू हो रहा है। तो वो जो निष्कर्ष निकलेगा सब पे अप्लाई करने का, वो व्यापक स्तर पर निकलेगा। तो ये युक्ति और आगमन के बारे में मैंने आपसे थोड़ी चर्चा की। अब आप ये अगला फिगर देखिए, ये इमेज आपके सामने है। इसमें अब हम चर्चा करेंगे जो हमने तर्क वाक्य किए हैं उसके ऊपर, वो तर्क वाक्य कैसे आते हैं, उनका आपसे संबंध क्या है और उनसे कैसे सत्य असत्य का निष्कर्ष जो निगमित होते हैं। तो ये आपके सामने फिगर है, इसमें स्कोर ऑफ अपोजिशन है जो कि यूनानी दार्शनिक अरिस्टो ने दी थी। इस स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में दिखाया गया है कि आपस में, जब मैंने कल आपको 4 प्रकार के वाक्य बताए थे ए, ई, आई, ओ, ये फिगर देखिए, इसमें आपको दिखेगा आपके बाईं तरफ ए, दाईं तरफ ई, पूरे उस वर्ग के चारों तरफ, नीचे आई और ओ। ये 4 फिगर हैं, आपको अपनी पुस्तक में भी मिल जाएगा। तो ये 4 तरह के वाक्य फिगर से प्राप्त होते हैं। तो पहला वाक्य जो होता है ए, जो मैंने आपको बताया था, नीचे लिखा सभी मनुष्य बुद्धिमान है, ऑल ह्यूमंस आर रेशनल,
ये पहला वाक्य है जो ए प्रकार का है। दूसरा ई वाक्य है नो ह्यूमन आर रेशनल, कोई मनुष्य बुद्धिमान नहीं है। तीसरा वाक्य आई प्रकार का है, कुछ मनुष्य बुद्धिमान है। और चौथा वाक्य कुछ मनुष्य बुद्धिमान नहीं है। ये चारों वाक्य ए ई आई ओ इस फिगर पे चार तरफ फिट होते हैं। जहाँ ए है वहाँ ए वाक्य, जहाँ ई है वहाँ ई वाक्य, जहाँ आई है वहाँ आई वाक्य, जहाँ ओ है वहाँ औ वाक्य। तो इन चारों वाक्यों में आपस में संबंध देखिए। एक बीच में क्रॉस बनाया हुआ जिसपे लिखा हुआ व्याघात अथवा कॉन्ट्राडिक्टरी। जो कॉन्ट्राडिक्टरी जो है आपस में, यानी कि ए और ओ जो वाक्य है, जो तर्क वाक्य हैं या प्रतिज्ञप्ति हैं आपस में, वो आपस में व्याघाती हैं। ई और आई जो प्रतिज्ञप्ति है वो आपस में व्याघाती हैं। ऊपर का देखो संबंध है, देखो ए और ई का जो संबंध है वो संबंध है कॉन्ट्रेरी संबंध, यानी विपरीत का संबंध है। यानी कि ए और ई जो है उनमें आपस में विपरीत का संबंध है। नीचे आप आएंगे तो आई और ओ, जो आई और ओ में लिखा है सब कॉन्ट्रेरी, यानी इसका संबंध है विरुद्ध। जो इन दोनों प्रतिज्ञप्तियों में संबंध होता है प्रकार की, वो आपस में विरुद्ध का संबंध होता है। दोनों साइड में आप देखिए ए और आई और ई और ओ, उसके बीच में जो संबंध है वो सबाल्टर्न का संबंध है। इसको बोला जाता है उपाश्रयण। उपाश्रयण का मतलब होता है कि जो ऊपर वाला वाक्य है वो सबाल्टर्न है, नीचे वाला जो है उससे सबाल्टर किया जाता है। यानी कि ऊपर वाला वाक्य उपाश्रय कहलाता है, नीचे वाला वाक्य उपाश्रित कहलाता है। यानी कि उपाश्रय के ऊपर जो नीचे वाक्य है वो उपाश्रित करता है, उसके ऊपर उसकी सत्यता निर्भर करती है। ये चार तरह के वाक्य और इतने तरह के इनके बीच में संबंध बनते हैं। अब हम इन संबंधों को एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं ए और ई के बीच का संबंध। ए और ई आपस में एक साथ असत्य हो सकते हैं परंतु सत्य नहीं हो सकते। सीधी सी बात है। अगर ये डिक्लेयर है कि सभी मनुष्य मरणशील हैं, यानी इसमें लिखते हैं सभी मनुष्य बुद्धिमान हैं, यहाँ पर मरणशील अगर शब्द हम लगा लें, आप इसी से ले लेते हैं कि सभी मनुष्य बुद्धिमान है तो कोई मनुष्य बुद्धिमान नहीं है, ये दोनों आपस में एक साथ कतई भी सत्य नहीं हो सत्य नहीं हो सकते। ये दोनों एक साथ असत्य हो सकते हैं। सत्य और असत्य कैसे हो सकते हैं, सत्य क्यों नहीं हो सकते, इस पर थोड़ी बात करते हैं। जैसे सभी मनुष्य मरणशील हैं और कोई मनुष्य मरणशील नहीं है, ये दोनों एक साथ सत्य नहीं हो सकते, क्योंकि एक भी मनुष्य अगर मरणशील मिल गया तो पहला वाक्य कट जाएगा और दूसरा वाक्य भी कट जाएगा। और जब एक भी मनुष्य मरणशील मिल जाता है तो ये दोनों एक साथ असत्य हो जाएंगे। ये बात को, एक भी व्यक्ति अगर मरणशील मिल जाएगा तो ए और ई वाक्य दोनों आपस में असत्य हो जाएंगे, दोनों ही गलत सिद्ध हो जाएंगे। सभी मनुष्य मरणशील हैं ये भी गलत हो जाएगा और कोई मनुष्य मरणशील नहीं है ये भी गलत हो जाएगा। इसका मतलब वो दोनों सत्य आपस में नहीं हो सकते, वो दोनों एक साथ असत्य हो सकते हैं। तो दोनों असत्य हो गए एक ही पर्टिकुलर वाक्य के प्रतिज्ञप्ति के दृष्टांत पे सिद्ध होते ही। लेकिन जब हम इसके सत्य की बात करते हैं तो सभी मरणशील हो गए, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई मरणशील ना हो, सभी हो चुके हैं। तो ये दोनों एक साथ असत्य हो सकते हैं पर सत्य नहीं हो सकते। दूसरा वाक्य है, दूसरा जो संबंध है वो ए और ओ और ई और आई के बीच में, ये संबंध व्याघात संबंध कहलाता है। व्याघात यानी कॉन्ट्राडिक्टरी संबंध। इस व्याघात संबंध इसलिए कहलाता है कि ए और ओ वाक्य, ई और आई वाक्य आपस में न एक दूसरे के साथ सत्य हो सकते हैं, न एक दूसरे के साथ असत्य हो सकते हैं। यदि ए सत्य होगा तो ओ असत्य होगा, यदि ई सत्य होगा तो आई असत्य होगा। यदि आई असत्य होगा तो ई असत्य होगा, ओ सत्य होगा तो ए असत्य होगा। दोनों एक दूसरे से विपरीत प्रकृति के होंगे। पहले हमने जो विपरीत संबंध पढ़ा उसमें ए सत्य होने पर ई का सत्य होना बिल्कुल संभव नहीं है, लेकिन ए के असत्य होने पर ई जो है वो असत्य हो सकता है। ठीक, लेकिन दूसरी तरफ व्याघात संबंध में ए के सत्य होने पर ओ असत्य, ई के सत्य होने, यानी कि अगर हम ये कहें कि सभी मनुष्य बुद्धिमान हैं तो कुछ मनुष्य बुद्धिमान नहीं है, ये असत्य रहेगा। और अगर हम ये कहें कि सभी मनुष्य बुद्धिमान है असत्य है तो कुछ मनुष्य बुद्धिमान है, ये सत्य हो जाएगा। ठीक, तीसरा जो संबंध है वो आई और ओ के बीच में संबंध है। ये संबंध जो है वो विरुद्ध संबंध कहलाता है। इस संबंध के अंतर्गत ये दोनों वाक्य आई और ओ वाक्य आपस में सत्य हो सकते हैं परंतु असत्य नहीं हो सकते। यानी कि आई के सत्य होते रहते हुए भी ओ सत्य रह सकता है, लेकिन आई के असत्य रहते हुए ओ असत्य नहीं रहेगा, वो सत्य ही होगा। फॉर एग्जाम्पल हम देखिए, कुछ मनुष्य बुद्धिमान है, 100 मनुष्य है मान लो, जिसमें से 10, 1, 5, 10, 20, 50 बुद्धिमान है, तो ओबियसली बचे हुए जो मनुष्य है वो बुद्धिमान नहीं है, ये भी तो सिद्ध होता है।
ठीक, तो अगर ये सत्य है कि 50 मनुष्य बुद्धिमान है तो ये भी सत्य है कि 50 मनुष्य बुद्धिमान नहीं है। ठीक, लेकिन ये अगर असत्य हो जाए, लेकिन अगर ये है कि 50 मनुष्य बुद्धिमान हैं, ये बात असत्य है, तो 50 मनुष्य बुद्धिमान नहीं है ये बिल्कुल सत्य होगी। ये इसके साथ असत्य हो ही नहीं सकती। ये तो वाक्य ही गड़बड़ हो जाएगा पहले वाक्य का जस्ट अपोजिट, क्योंकि पहले वाक्य से ऑटोमेटिक दूसरा वाक्य निकल आता है। क्योंकि हम आधा आधा जब किसी चीज को करते हैं तो एक साइड एक है तो दूसरे साइड भी कुछ जाएगा ही जाएगा टोटल में से। तो ये दोनों सत्य हैं, ये दोनों असत्य नहीं हो सकते, क्योंकि सबको एक साथ करने पर तो फिर या तो वो ए वाक्य बन जाएगा या फिर वो ई वाक्य बन जाएगा। तो ये तीसरे प्रकार का संबंध है। चौथे प्रकार का जो संबंध है इनके बीच में, वो संबंध है उपाश्रयण का संबंध, जिसकी मैं अभी चर्चा कर रहा था आपसे कि ए से जो आई है वो निष्कर्ष जो है वो निकलता है और वो बिल्कुल निकाला जा सकता है। ये यहाँ पे जो बूलियन जो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन आया है, जो बूलियन का मेथड आया, उसमें बहुत जो लगा, बहुत इंटरेस्टिंग वो मेथड आया, जिसमें बाकायदा सोक्रेटिस के अरिस्टोटल का जो ये स्क्वायर ऑफ अपोजिशन है, इसको बिल्कुल ही मजाक की तरह से बोलिए जो बूले जो गणितज्ञ उन्होंने निकाल दिया था और अपना एक नया दिया था, जो कि वर्तमान में जो सिंबॉलिक लॉजिक चल रहा है उसका आधार बन जाता है। बूलियन जो आकृति है, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन है, उस पर भी हम नेक्स्ट स्लाइड में चर्चा करेंगे। फिलहाल इस पे बात करते हैं। तो अरिस्टोटल के अनुसार यदि ए वाक्य सत्य है तो आई वाक्य भी सत्य ही होगा, उसकी सत्यता निश्चित की जा सकती है। यानी कि सभी मनुष्य मरणशील अगर सत्य है तो कुछ मनुष्य मरणशील है, ये तो निश्चित रूप से ही सत्य हो, क्योंकि ए से ही तो आई निगमित हो रहा है। और ई वाक्य यदि कोई मनुष्य बुद्धिमान नहीं है सत्य है तो कुछ मनुष्य बुद्धिमान नहीं है, ये भी संपूर्णतया सत्य सिद्ध होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब हम आई से ए का सत्य सत्य दोनों हो सकते हैं, इनमें संबंध इसी तरह का होता है। ए से आई को निश्चित किया जा सकता है, लेकिन ई से आई से ए का जो निगमन है वो डाउटफुल रहता है, वो सर्टेन नहीं रहता है। जैसे वो वह आगमनात्मक आ जाता है, जैसे मैंने बताया आई जो है अस्तित्व पर युक्ति की बात करेगा, ए जो है अस्तित्व पर युक्ति की बात नहीं कर सकता है। जैसे ए कहे कि सभी मनुष्य मरणशील है, तो अस्तित्व पर नहीं है। हमने कौन सा सब मनुष्य देख लिए मरते हुए, हमने जो देखे वही देखे हैं, उसके आधार पर हम लगा रहे हैं वो गलत है। लेकिन हमने ये निश्चित रूप से सत्य है कि कुछ मनुष्य मरणशील है, क्योंकि हमने कुछ को तो बिल्कुल देखा है, ये अस्तित्व है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी के आधार पर हम निर्णय लेते हैं ए वाक्य का कि सभी मनुष्य मरणशील है, जो हम अपने आम जीवन में लेते हैं। तो ये जो है वो डाउटफुल हो जाता है। ये आगमनात्मक का उदाहरण है, ये जो मैंने अभी आपसे चर्चा की थी। तो सभी मनुष्य मरणशील है, उससे कुछ मनुष्य मरणशील है निश्चित होता है, लेकिन कुछ मनुष्य मरणशील है उससे सभी मनुष्य मरणशील है का निश्चरण जो रहता है, उसका जो निगमन है, उसका जो निश्चरण है, उसका जो अनुमान है, वो सत्य असत्य दोनों श्रेणियों में आ जाता है। लेकिन यहाँ पे ई और ओ को देखें, ये भी सेम संबंध रहता है कि कोई मनुष्य मरणशील नहीं है, इसी से इसी से कुछ मनुष्य मरणशील नहीं है निगमित हो जाता है। इससे हम आराम से इसका डिडक्शन कर सकते हैं। बट जब हम कहते हैं कि कोई भी मनुष्य मरणशील नहीं है और कुछ मनुष्य मरणशील नहीं है, यानी कि सब मैन आर नॉट मॉर्टल से जब हम ऑल मैन नो मैन्स आर मॉर्टल, ये हम जब निकालते हैं नो मैन्स आर मॉर्टल, तो ये ऑब्वियसली गलत हो जाता है। यहाँ पे गलत भी नहीं, तो ये डाउटफुल रहता है, हमेशा अनआइडेंटिफाइड रहता है, ये अनडेफिनेट रहता है, तो इसकी दिक्कत आ जाती है यहाँ पे। तो ये अरिस्टो का विरोध वर्ग है, जिसमें कि ये 4 तरह की प्रोपोजिशन जो उसने स्थापित की थी, जो आज तक चली आ रही हैं, और उसके बाद उनका आपसी संबंध और उससे उनका एक से दूसरी का निगमन कैसे होता है, इस बारे में अरिस्टोटल जो है चर्चा करते हैं। उसके बाद हम आगे आते हैं, अगले फिगर पे आप आइए, ये भी मैं आज क्लियर कर देता हूँ थोड़ा सा। उसके बाद एक टॉपिक आपका सत्यता और वैधता है, उसको मैं पूरा करके आज का ये लेक्चर पूरा करूँगा और 1 यूनिट पूरी हो जाएगी। ये देखिए, ये जो पहला फिगर दे रखा है मैंने आपको, जो दूसरा फिगर देख रखा है, ये दोनों अलग अलग फिगर हैं। ये बूलियन यानी जिसे आधुनिक विरोध वर्ग यानी कि मॉडर्न स्क्वायर ऑफ अपोजिशन बोला जाता है। इसमें और जो अरिस्टोटल का था उसमें बहुत ज़्यादा अंतर है, बेसिक अंतर है, मतलब जो है फंडामेंटल। तो
वो अंतर क्या है उसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि अस्तित्व परक दोष क्या होता है, एग्जिस्टेंशियल फैलेसी क्या होती है। एग्जिस्टेंशियल फैलेसी का मतलब होता है कि जब हम किसी भी सत्य की बात करते हैं, चाहे वो सार्वभौमिक है और चाहे वो ये अंशव्यापी है, ठीक है, या वो विशिष्ट है, पर्टिकुलर है, हम जब भी किसी सत्य की बात करेंगे तो उससे हम जो निकालेंगे वो अस्तित्व परक सत्य की बात करेंगे। जो लॉजिकल पॉजिटिविज्म का दौर आया, एनालिटिकल फिलोसफी का दौर आया, उसमें एक चीज़ निकल कर सामने आई कि भाई आप बात उसकी करो, क्योंकि आप ईश्वर के लिए भी, आत्मा के लिए भी, या जो सुपर नेचुरल हैं जिनका हमें कोई अनुभव नहीं है, जिनकी सार्वभौमिकता स्थापित नहीं की जा सकती, उनको लेकर आप अनुमान पे अनुमान किए जा रहे हो, लेकिन वो अनुमान अस्तित्व पर युक्ति पे निर्भर है या नहीं है। सबसे बड़ी चीज तो अस्तित्व की है, तो अस्तित्व सिद्ध होना जरूरी है ना। तो आप उसके लिए आर्गुमेंट देते हो, अनुमान बिना आर्गुमेंट के नहीं हो सकता। आप उसके लिए युक्ति देते हो, तर्क देते हो। जो तर्क जो दे रहे हो आप, उस तर्क का एक सीधा सीधा निगमनात्मक वैल्यू है, उसकी एक डिडक्टिव वैल्यू है, उसकी वो एनालिटिकल है, और उसको आप वहाँ पे लगा दे रहे हो जो आपके अनुभव में ही नहीं है। तो तर्क का दुरुपयोग है। तो अरिस्टोटल के उस दुरुपयोग को खत्म करने के लिए बूलियन जो ये स्क्वायर ऑफ अपोजिशन था, ये जो मैथमेटिशियन थे बूले, उन्होंने दिया। बात करते हैं इस पर। तो बूलियन स्क्वायर ऑफ जो अपोजिशन है उसमें आप देखिए वही सेम संबंध आपके सामने है। पहला फिगर देखिए, फिर दूसरा फिगर देखिए। पहले फिगर में जो बताया गया, जो मैं पिछले उसमें बताया गया हूँ, ए और ओ का जो सत्य संबंध है वो, यदि ए सत्य है तो ओ असत्य है। ई और आई का भी संबंध ये व्याघात संबंध है। ए और ई का जो संबंध है वो विपरीत संबंध है, वो कॉन्ट्रेरी संबंध है, कॉन्ट्रेरी रिलेशन है दोनों के बीच में। यानी कि ए के ट्रुथ होने पर ई का ट्रुथ होना संभव नहीं है। हाँ, ए के फॉल्स होने पर ई भी फॉल्स हो सकता है। आई और ओ जो है उन दोनों का जो संबंध है वो भी इसी तरह का है कि ए के ट्रुथ होने पर ओ भी ट्रुथ होगा, लेकिन ए के फॉल्स होने पर ओ फॉल्स हो, ये जरूरी नहीं है। दोनों एक साथ असत्य नहीं हो सकते, सत्य हो सकते हैं। यही ए और, तो यहाँ पे जो समस्या आती है, बाकी सब वैसा का वैसा है। बूलियन में जो समस्या आती है वो बेसिक समस्या आती है ए आई और ई ओ के संबंध में, और आई ओ के संबंध में, और ए ई के संबंध में। ये जो चारों आपस के चारों कॉन्ट्राडिक्शन में कोई समस्या नहीं है बूलियन को। बूलियन की बेसिक समस्या इन चारों को लेकर आती है, जो आपसी के जो विपरीत का, विरुद्ध का और उपाश्रयण का जो संबंध है, जो कि सबल्ट्रन का, जो कि कंट्रेरी का, और जो कि सब कंट्रेरी का जो संबंध है, उसको लेकर दिक्कत बूलियन को आती है। वहाँ पे वो कहते हैं कि आपने यदि ये अनुमान कर लिया, एक उदाहरण से पहले मैं उसको पूरे कंफ्यूजन को क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद उस पर बात करेंगे। आपने अगर ये क्लियर कर दिया है कि सभी बांझ के बेटे होते हैं, सभी बांझ के पुत्र होते हैं, ये एक युक्ति आपने दे दी, सभी बांझ के पुत्र होते हैं, तो कोई बांझ का पुत्र नहीं हो, किसी बांझ का पुत्र नहीं होता, या कोई बांझ के पुत्र नहीं होता है। ये दोनों युक्तियां आपस में सत्य नहीं होंगी, लेकिन असत्य हो सकती हैं अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल। लेकिन वो कहता है बूलियन कि जब बांझ के पुत्र होना अस्तित्व परक ही नहीं है, उनका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, तो फिर उनके आपस में सत्य असत्य का रिलेशन का क्या मतलब है। जब बांझ का पुत्र होना, ये समस्या चलो यहाँ पर भी इतनी नहीं आएगी, लेकिन इसके नीचे वाले फिगर को देखो। अब मैंने कह दिया कि यूनिकॉर्न जैसे का एग्जांपल दिया जाता है। यूनिकॉर्न एक घोड़ा है जिसका हम ये मानते हैं कि जिसके कि एक सींग होता है उसके, और वो उड़ता है हवा में, ठीक है। उसके माथे के ऊपर एक सींग होता है बड़ा सा, और वो हवा में उड़ता है यूनिकॉर्न घोड़ा। तो अगर हम ये क्लियर कर दें कि मंगल ग्रह के सभी यूनिकॉर्न घोड़े घास खाते हैं, मंगल ग्रह के सभी यूनिकॉर्न घोड़े घास खाते हैं, तो इससे जो आई का निष्कर्ष निकलेगा कि कुछ मंगल ग्रह के कुछ यूनिकॉर्न घोड़े घास खाते हैं, ये भी सत्य हो जाएगा। लेकिन समस्या फिर आ जाएगी, क्योंकि कुछ में हम आगमनात्मक अनुमान करते हैं, और आगमनात्मक अनुमान, और अगर हम कुछ को मान लें, फिर यहीं पे कुछ सत्य सिद्ध हो जाता है कि मंगल ग्रह के कुछ यूनिकॉर्न घोड़े घास खाते हैं, तो इसी के साइड में ओ है, वो भी सत्य सिद्ध हो जाएगा कि मंगल ग्रह के कुछ यूनिकॉर्न घोड़े घास नहीं खाते। मतलब कि यूनिकॉर्न घोड़े का अस्तित्व भी प्रूव नहीं हुआ, मंगल ग्रह पे घोड़े हैं ये भी प्रूव नहीं हुआ, और हमने सब कुछ प्रूव कर डाला।
कुछ की जब हम बात करते हैं तो हम अस्तित्व परक में करते हैं ना, हम एग्जिस्टेंस में करते हैं, तो इसको बुलियन जो है एग्जिस्टेंशियल फैलेसी बोलते हैं, जो अरिस्टोटल के विरोध वर्ग में ये समस्या थी उसके ऑपोजिशन में। सीधी सीधी बात करते हैं कि जब आपने यूनिकॉर्न घोड़े का ही अस्तित्व सिद्ध नहीं है, वही नहीं है, और आपने तो पूरा का पूरा संसार जगत बना डाला यूनिकॉर्न घोड़े का। यही हमारे जो तत्वमीमांसीय जो युक्तियां हैं, तत्वमीमांसीय जो तथ्य हैं, तत्वमीमांसीय जो हमारे जो आकारिक जो क्या बोलते हैं जो कंसेप्ट्स हैं तत्वमीमांसीय, उनमें वो दोष आ जाता है। ठीक, हम शुरू में जैसे फॉर एग्जाम्पल जो जगत में चल रहा है, आई एम नॉट अपोजिंग द गॉड बट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, हमने ये जब तय कर लिया है कि किसी न किसी प्राइम काज ने, जो सबसे पहला जो कारण, उसने इस जगत का निर्माण किया है। हमने निश्चित कर लिया कि जगत का निर्माता ईश्वर है, जगत का निर्माण चलाने वाला ईश्वर है। तो फिर अगर ये सब धर्म, हम सारे धर्म आपस में ये अपना ईश्वर बना के बैठे हैं, तो इसमें कौन सा गलत है? ये तो हमने अनुभव से बनाया ना अपना अपना ईश्वर। लेकिन उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण बेसिकली वही जो सार्वभौमिक युक्ति है, ये युक्ति है जो हमने बना डाली है। उसी के आधार पर तो हमारा कुछ निश्चित हुआ है, और फिर वो हो ना हो, वो सिद्ध हुआ ना हुआ, हमारा कुछ सिद्ध होने में लग गया फिर, और उस पर फिर सारे झगड़े शुरू हो गए। सिमिलर काइंड ऑफ आर्गुमेंट इज दिस, कि जब तक ये सिद्ध नहीं है कि मंगल ग्रह पे कोई घोड़ा भी है, एक सिंग वाला कोई घोड़ा भी होता है, वो घास खाता है, ये सब बातें तो फालतू फेल बेमानी बातें हैं। तो यहाँ पर बड़ी एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल के आता है कि ए से न सिर्फ आई सिद्ध होता है, और आई से न सिर्फ ओ सिद्ध होता है, बल्कि ए से ई भी सत्य ही सिद्ध होता है। कैसे? कि हमने ये मान लिया कि मंगल ग्रह पे घोड़े हैं, मतलब मंगल ग्रह के सभी घोड़े घास खाते हैं, और ये असत्य सिद्ध हो गया, अस्तित्व परक में असत्य सिद्ध हो गया। ठीक है, तो मंगल ग्रह पे अब ई वाक्य पे आ जाइए। मंगल ग्रह के जो यूनिकॉर्न घोड़े हैं वो घास नहीं खाते। मंगल ग्रह के यूनिकॉर्न सभी, कोई भी घोड़ा घास नहीं खाता है। तो अगर ये अस्तित्व परक युक्ति नहीं है, तो ये दोनों ही श्रेणियों से बाहर हो गई। जो अब तक हमने पढ़ा कि ए और ई वाक्य आपस में असत्य हो सकते हैं, सत्य नहीं हो सकते। यहाँ पर बूलियन बीजगणित से, बूलियन मेथड से यहाँ पे ये दोनों सत्य सिद्ध हो रहे हैं। मंगल ग्रह पे घोड़े ही नहीं हैं, तो वो घोड़े घास खाएं या न खाएं, सभी घोड़े घास खाते हैं या सभी घोड़े घास नहीं खाते, इन दोनों ही बातों से क्या मतलब है? इन दोनों ही बातों से कोई मतलब नहीं है। तो इन दोनों ही बातों से कोई भी मतलब नहीं निकलता है कि फिर दोनों ही वाक्य जहाँ एक साथ असत्य हो सकते हैं यदि अस्तित्व परक हो, और यदि अस्तित्व परक नहीं है तो दोनों ही वाक्य एक साथ सत्य हो गए। क्योंकि जब मंगल ग्रह पे घोड़े ही नहीं है, तो मंगल ग्रह पे घोड़े होने से घास खाने का, जो मंगल ग्रह के यूनिकॉर्न घोड़े घास खाते हैं, ये अगर सत्य हो जाता है, तो क्योंकि जब घोड़े ही नहीं है तो कोई भी मंगल ग्रह का यूनिकॉर्न घोड़ा घास खाता ही नहीं है, ये भी उतना ही सत्य सिद्ध हो जाता है। दोनों की सत्यता में कोई अंतर नहीं है। तो अस्तित्व परक में होने से ये दिक्कत आती है। अगर अस्तित्व नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं फिर दूसरा जो आई जो है वो भी निश्चित हो जाता है कि मंगल ग्रह के कुछ घोड़े घास खाते, कुछ यूनिकॉर्न घोड़े घास खाते हैं, और फिर मंगल ग्रह के कुछ यूनिकॉर्न घोड़े घास नहीं खाते हैं। दोनों सिद्ध हैं, कोई फर्क ही नहीं है। तो कहने का मतलब बूलियन ने जब ये देखा कि भाई जब हम एग्जिस्टेंस की बात करते हैं तो हम एग्जिस्टेंस की ही बात करेंगे। अगर सिर्फ हमें ए से मतलब होता है कि भाई ठीक है कोई बात नहीं, मान लेते हैं ए से कुछ दूसरा नुकसान नहीं हो रहा है, तो दैट्स ओके। बट ए से सीधा सीधा नुकसान हो रहा है, क्योंकि ए से हम सीधा सीधा आई को निश्चित कर रहे हैं। और फिर जब हम कहते हैं कि कुछ मंगल ग्रह के कुछ यूनिकॉर्न घोड़े घास खाते हैं, तो फिर आई भी उसके मुकाबले में उतना ही सिद्ध होना भी साबित हो जाता है, जिस तरह ए भी, जो हमारी आगमनात्मक युक्ति का दोष है। ठीक, और फिर जब ए से ही निगमित हो रहा है मंगल ग्रह के कुछ घोड़े घास यूनिकॉर्न घोड़े घास खाते हैं, तो आई जो है, जो कुछ मंगल ग्रह के कुछ यूनिकॉर्न घोड़े घास खाते हैं और मंगल ग्रह के कुछ यूनिकॉर्न घोड़े घास नहीं खाते हैं, ये दोनों भी उतना ही ट्रू है। और एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जैसे मैंने पहले एग्जाम्पल में बताया था कि हम जो अनुभव से युक्तियाँ बनाते हैं वो आगमनात्मक युक्तियाँ होती हैं। हम जब ये देखते हैं कि कुछ मनुष्य मरणशील है, तो उससे हम डिसाइड करते हैं, उससे हम डिक्लेयर करते हैं कि सभी मनुष्य मरणशील हैं। और इस
इससे ये प्रूव नहीं हो गया सभी मनुष्य मनुष्य होना, क्योंकि हमने सबको देखा नहीं है अब तक मरते हुए, पूरे ब्रह्मांड के मनुष्य हम नहीं देख सकते, तो ये कतई भी सिद्ध नहीं होता कि सभी मनुष्य मनुष्य है, लेकिन फिर भी हम अपनी सुविधा के लिए माने बैठे हैं। तो अगर हमने ये सत्य मान लिया कि मंगल ग्रह के कुछ यूनिकॉर्न घोड़े घास खाते हैं, वो तो चलो बाहर की बात है, अब हमने कौन सा देखा है, एक्सपीरियंस थोड़ी हमें इस चीज़ का। अगर हमने ये सत्य मान लिया कि भाई बंध्या के पुत्र, कुछ बंध्या के पुत्र होते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं डिक्लेयर हो जाए कि सभी बंध्या के पुत्र हैं, यह अनुमान किया जा सकता है। फिर चाहे हम ये चीज़ इसी रूप में मान लें कि बंध्या ने वो पुत्र गोद लिया था, तो कुछ बंध्या के पुत्र नहीं होते, तो एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। या हम कहें कि आकाश कुसुम, कुछ जगहों पे आकाश कुसुम बरसते हैं, तो ये जो एग्जिस्टेंशियल ही नहीं है आकाश कुसुम, तो कुछ का, तो ये समस्या जो है, हमारे जो आगमन अनुमान है जो बेसिकली अस्तित्व पे निर्भर करता है, वो पूरी तरह से दूषित हो जाता है। इसलिए बुलियन ने ये जो थी, ये जो तर्क, ये जो प्रतिज्ञप्तियाँ थी, जो ए से अस्तित्व परक प्रतिज्ञप्तियाँ जो थी, वो प्रतिज्ञप्तियाँ अपने इससे बाहर निकालती, और इस प्रकार बुलियन मैथमेटिक्स से या बुलियन जो स्केयर ऑफ अपोजिशन से, उससे कुछ ही प्रतिज्ञप्तियाँ सिद्ध हो रही हैं, सभी प्रतिज्ञप्तियाँ सिद्ध नहीं हो रही हैं। यदि अस्तित्व परक प्रतिज्ञप्तियाँ हैं तो सिद्ध हो रही हैं, यदि अस्तित्व परक प्रतिज्ञप्तियाँ नहीं हैं तो वहाँ पे वो दोष आ जाता है, तो फिर वो सारी बाहर निकाल दी जाती है। इसलिए पूरे के पूरे स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में उसने अरिस्टोटल के दोष दिखा दिया। जो दूसरा फिगर है, इसमें दिखाया गया है कि ए अगर ट्रू है तो ई जो फॉल्स है, और ए अगर फॉल्स है तो ई जो है वो अनडिटरमाइंड है, उसका निश्चय नहीं किया जा सकता, क्योंकि अस्तित्व परक का दोष आ जाता है। फिर इसी तरह से ए अगर फॉल्स, ई अगर ट्रू है तो एफ फॉल्स है, सॉरी ए फॉल्स है, एफ ई अगर फॉल्स है तो ए भी अनडिटरमाइंड हो जाता है। इस तरह से यहाँ चारों ये फिगर बनाए हुए हैं, ये आप इस फिगर से समझ सकते हैं। ये था डिफरेंस अरिस्टोटल के जो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन है उसका, और बुलियन का जो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन है उसका, जिसमें एग्जिस्टेंशियल जो प्रॉब्लम थी उसको लेकर दोनों के बीच में अंतर आ जाता है। इससे हो सकता है समझने में दिक्कत डेफिनेटली आई होगी, बिकॉज लॉजिक के साथ यही दिक्कत है। तो इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में आप छोड़ सकते हैं, डायरेक्टली मुझे पूछ सकते हैं। अब मैं एक लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, वो मैं और कंप्लीट कर देता हूँ, सत्यता और वैधता। सत्यता और वैधता का मतलब होता है कि हम वो सत्यता और वैधता लॉजिक में किसी युक्ति या किसी तर्क वाक्य के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। तर्क वाक्य जो सत्यता जो गुण होता है, वो सत्यता जो है वो केवल प्रतिज्ञप्ति यानी प्रोपोजिशन का गुण है। सत्यता किसी भी रूप में पूरी युक्ति का गुण हो ही नहीं सकता है, क्योंकि पूरी युक्ति जो बनती है वो कई पदों को मिक्स करके बनती है, तो वो एक प्रकार का सिंथेसिस है, वो एक प्रकार का संश्लेषण है। ठीक है, बेशक वो एनालिटिक है, लेकिन वो जो स्वरूप है उसका वो संश्लेषणात्मक होता चला जाता है, क्योंकि हम बहुत डिडक्ट करके निकालते हैं, कुछ खींचते हैं। तो जैसा कि कांट ने माना था किस समय में, तो ये जो सत्यता जो गुण है वो केवल और केवल प्रतिज्ञप्ति का गुण है। कोई प्रतिज्ञप्ति सत्य होती है या असत्य होती है, प्रतिज्ञप्ति वैध या अवैध नहीं होती है। जैसे हम कहें कि कुछ, जैसे सामने हमें पिछले फिगर में देखा था हमने कि कुछ मजदूर जो होते हैं वो गरीब हैं। जब हम कुछ मजदूर गरीब की बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं सत्य है या असत्य है, उसमें वैध वैध को कोई मतलब ही नहीं है। ठीक, लेकिन जब हम संपूर्ण युक्ति को जब हम देखते हैं तो वो युक्ति सत्य या असत्य नहीं होती है। युक्ति का जो गुण है वो वैधता और अवैधता है। यानी कि जो तीन जो तर्क वाक्य लेकर हम एक युक्ति बनाते हैं, एक निष्कर्ष निकालते हैं, वो पूरी की पूरी या तो वैध होगी या अवैध होगी, वो कभी भी सत्य या असत्य नहीं होगी, वो ट्रू और फॉल्स नहीं होती। क्लियर कट डिस्टिंक्शन दोनों में वो जो है वो ये है कि प्रतिज्ञप्ति यानी प्रोपोजिशन जो है उसकी जो वो जो उसका जो सत्यता मूल्य है, जो उसकी वैल्यू है, वो ट्रू और फॉल्स से डिसाइड होती है। और जो पूरी युक्ति है, जो पूरा सिलोगिज्म में पूरा जो आर्ग्यूमेंट है, उसका जो सत्यता मूल्य है वो वैधता, वैलिडिटी और इनवैलिडिटी से डिसाइड होता है। वैलिडिटी इनवैलिडिटी पूरी युक्ति का गुण है, सत्यता और असत्यता किसी एक पर्टिकुलर प्रतिज्ञप्ति का गुण है। तो उन सत्यों से निर्मित होते हुए एक युक्ति का निष्कर्ष निकल के आता है। तो लॉजिक में हम उसे वैध ही डिक्लेयर कर देते हैं, ये वैध है या अवैध है। बट हमारे आम जीवन में हम उस पूरे आर्गुमेंट को, उस निष्कर्ष को सत्य या असत्य मान सकते हैं, ये हम पे निर्भर करता है। बट लॉजिक उस सत्य असत्य पर नहीं जाएगा, क्योंकि सत्य और असत्य वो सिंथेसिस पर्सपेक्टिव हैं जो कि ह्यूमन ने बनाए।
और वैलिड और इनवैलिड वो एनालिटिक पर्सपेक्टिव है जो कि निगमित होते हैं, जो कि ऑलरेडी है, जो लाइक मैथमेटिक्स। सो मैथमेटिक्स में कोई भी जो कंक्लूजन निकलता है वो सत्य या असत्य नहीं हो सकता, वो वैध या अवैध होता है। आप जब उसे अप्लाई करते हो, फॉर एग्जांपल आपने 2 + 3 + 5 किया तो वो 10 जो निकला है वो सत्य नहीं है, वो वैध या अवैध है। अब जब आप उसे केला पे सिद्ध करने का प्रयास करते हो, 2 केला 3 केला + 5 केला तो 10 केला, तो वो सत्य असत्य आप मान सकते हो, इट्स योर पर्सपेक्टिव, ठीक। तो वो नियम वहां पे लागू नहीं होता। सिमिलरली इन लॉजिक, आप उसे युक्ति को सत्य असत्य कह सकते हो, लेकिन युक्ति सत्य असत्य नहीं होती। आपका जो तर्क वाक्य है, आपकी जो प्रतिज्ञप्ति है, वो सत्य असत्य होती है, और पूरी जो युक्ति होती है वो कभी सत्य असत्य नहीं होती, वो हमेशा वैध या अवैध होती है। तो ये था आज का लेक्चर, जिसमें हमने युक्ति का आकार, युक्ति के जो पद हैं, युक्ति के जो वाक्य हैं, और अरिस्टोटल का जो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन है, और जो बूलियन स्क्वायर ऑफ अपोजिशन है, जिसे मॉडर्न स्क्वायर ऑफ अपोजिशन बोला जाता है, उनके बीच का जो डिफरेंस है, उनके बीच में तो प्रॉब्लम है, वो हमने डिस्कस की। और साथ में हमने डिस्कस किया सत्यता और असत्यता, और ये जो एक हमने एग्जिस्टेंशियल फैलेसी है, इसके बारे में आज हमने चर्चा की। इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, तो आप नीचे दे सकते हैं कमेंट में। आज का लेक्चर इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।